और एक पार्टी के हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक बाकी है। मतलब क्या, हम इसे बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं बोल सकते। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डे 3। हमने पिछले 2 क्लासेस में शुरू किया था और देखा भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहले क्लास में हमने देखा ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी क्या होता है। तो इन सारी चीजों से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। फिर हमने आगे देखा कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट सही से बनने के लिए कौन सी चीजों का उसमें होना आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद हम आए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। बेसिकली मेन 3 सब टाइप्स है। पहला जो है वो वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाता है। सेकंड जो है वो फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाता है। और तीसरा जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाता है। तो जो हमने कल देखा सबसे पहले वैलिडिटी के हिसाब से, तो एक बड़ा ये जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक सब बड़ा पोर्शन हमने कल कवर किया। आज करने वाले फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस, ये दोनों, पर ये छोटे छोटे, ये फटाफट हो जाएंगे। ठीक है। तो कल क्या क्या हमने देखा उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। कल क्या देखा था, वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के 5 टाइप्स। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सारे इसेंशियल्स एलिमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो उसे हम वैलिड बोलेंगे। सेकंड हमने देखा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो वैलिड थे, सब कुछ चीजें सही थी, पर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसके वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होना, एनफोर्स होना इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि किसी पर्सन की डेथ हो गई या फैक्ट्री को आग लग गई, उसके हम एग्जाम्पल कल हमने देखे, वो वॉइड बन गया। हमने तीसरा कॉन्ट्रैक्ट देखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक के हिसाब से तो सही है पर दूसरे के हिसाब से गलत है। गलत मतलब क्या, उसने कंसेंट भी अगर दिया होगा तो वो फ्री नहीं होगा। उसने कंसेंट दी होगी ड्यू टू द कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इसके वजह से। या तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाउंड था पर वो टाइम लैप्स हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना है कि नहीं, ये एक पार्टी के हिसाब से चॉइस है और दूसरे पार्टी के हिसाब से चॉइस नहीं है। अब ये हमने डिटेल में कल पढ़ लिया था। फिर हम आए चौथे कॉन्ट्रैक्ट पे। चौथा कॉन्ट्रैक्ट था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव अगर गलत है, जैसे ड्रग्स में डील करना गलत चीज है, ब्राउन शुगर में डील करना गलत चीज है, अगर ऐसी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, इवन इफ दोनों पार्टीज के फ्री कंसेंट उसको है, तभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड माना जाएगा, वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। वाइड एब इनिशियो मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड है। ठीक है, तो इसे हम वाइड एब इनिशियो कह सकते हैं। फिर हमने पांचवा टाइप देखा था अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या था, अनएनफोर्सिबल मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट भी सही है, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कंसेंट भी है, सारी चीजें, पर कुछ टेक्निकल चीजें रह गई थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करनी है या सेल करनी है तो उसका रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट जो है वो, या कॉन्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं, वो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। अब कोई बंदा आया, उसने बोला कि हमने ओरली कॉन्ट्रैक्ट किया था ये बेचने का, घर बेचने का, पर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ओवरराइड करता है, क्योंकि वहां पे क्लियर कट लिखा है कि ये रिटर्न में होना चाहिए। इसलिए इवन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के इसेंशियल्स फुलफिल करता है, तभी भी ये एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लॉ ने जो रिक्वायरमेंट दी है, कोई स्पेशल लॉ ने जो रिक्वायरमेंट दी है वो फुलफिल नहीं हुए। इसके कारण ये सब कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये हो गया था कल का सेशन। आज हमको जो पढ़ना है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, चलो लिखो मेरे साथ थोड़ा बहुत।
अब फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे। वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के हिसाब से हमने 5 टाइप देख लिए। सर क्या ये जो फॉर्मेशन के हिसाब से हम पढ़ने वाले ये क्या नए कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये कल जो हमने एग्जाम्पल देखे वही एग्जाम्पल से भी आज मैं आपको समझा सकता हूं कि ये क्या चीज। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है कि एक तो एक वैलिड होगा या तो फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है, एक्सप्रेस भी है, ये दोनों से देखने का तरीका अलग अलग है। चीज एक ही है, आप कौन से नजरिए से देखते हो, ये सारी चीजें। पहले हमने देखा था वैलिडिटी के हिसाब से, अब हम देख रहे हैं उसको फॉर्मेशन के हिसाब से। और ये जैसे खत्म हो जाएगा हम उसी चीज को देखेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, ओके। तो आपको क्या लगता है फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे बन सकते हैं? या तो ओरल भी हो सकते हैं या तो रिटर्न भी हो सकते हैं। वही लिखा है कि फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जहां पे एक तो एक हमने लिखित में दिया है, कुछ एग्रीमेंट किया है, या तो फिर ओरल ही किया है, बोल दिया है। कैसे हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट? कि हो सकता है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 किलो मैंगो चाहिए, वो बोलता है हाँ ठीक है मैं 10 किलो मैंगो आपको दे दूंगा। अब ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस चीजों में थोड़ी ना रिटर्न एग्रीमेंट होगा। तो क्या अब ये ओरल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? तो यकीनन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने क्लियर कट कहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो या ओरल भी हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। इसमें ऐसी कुछ कंडीशन है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होना चाहिए। तो सर आपने जो बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कल देखा था उसमें एग्जांपल दिया था, उसमें तो आपने बोला था कि ओरल उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसलिए अनएनफोर्सेबल है। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम जैसे देखते हैं उसके उसी के साथ साथ हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट भी देखना पड़ेगा। ये जो स्पेशल एक्ट्स है ना, ये जनरल एक्ट्स को ओवरराइड करते हैं। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था फिर भी ये नया एक्ट लाया, इमूवेबल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। क्यों लाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि कोई किन किन चीजों में हमें स्पेशल एक्ट बना के लिखना पड़ेगा कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें लिखित में चाहिए। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जनरल एक्ट है। तो जितने भी अदर स्पेशल एक्ट्स है ना, उसमें जो जो कंडीशन लिखी है वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है या तो रिटर्न में भी हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दोनों चीजें कवर कर दी, ओरल भी कवर कर दिया और रिटर्न भी कवर कर दिया। यहाँ पे लिख लो आप पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। तो अब बचा ही क्या है? दोनों चीजें तो कवर हो गई इसमें। चलिए आइए, अब होता क्या है ना, कई कई बार जैसे आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे, वहां पे कुली आता है। कुली नंबर 1 मूवी देखी है? हाँ, चलो चलो उस ख्याल में खो मत जाना, वापिस आओ। तो वहां पे कुली होते हैं। अब एक कुली आया, उसने आपके बैग्स उठाए और वो लेके चल रहा है, आप भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। और टैक्सी तक आपको उसने छोड़ा, आपके बैग को छोड़ा और बोला कि साहब जी मुझे 100 रुपए चाहिए। आप बोलोगे 100 रुपए किसके भाई, मैं तो नहीं दूंगा 100 रुपए। वो बोले इतना सामान उठा के लेके आया, उसके 100 रुपए तो हो गए। आप बोलोगे भैया हमारी बात ही कहाँ हुई, ना हमने रिटर्न में एग्रीमेंट किया था इस चीज का, ना ही हम ओरल कम्युनिकेशन किया था इस चीज के लिए, बात ही कहाँ हुई अपनी। तो ये 100 रुपए में तुझे देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनने को तो ये बात ठीक लग रही है, पर नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसे भी कवर किया। कौन से हेड के अंडर? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि आप वो चीजें इंप्लाइड है, इंप्लाइड मतलब क्या, बट ऑब्वियस है। अगर आसान इंग्लिश में बोलना है तो बड़ा ऑब्वियस चीज है, ये इंप्लाइड थिंग है, इसको अलग से क्या लिखना है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। ये चीज इंप्लाइड है कि आपको पता ही है कुली का काम क्या है, कि आपका सामान उठा के
टैक्सी तक बाहर छोड़ के आएगा, या फिर आप स्टेशन आए हो तो टैक्सी से उठा के प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, फिर आप उसको पैसे दोगे। ये चीज तो इम्प्लाइड है ना। हर बार थोड़ी ना ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हर बार थोड़ी ना उसको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिर ऐसे लोगों पे कोई भी इनजस्टिस ना हो, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम लेके आए, उसे इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लिख लो ये। अभी मैं आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें, फिर हम बेयर एक्ट से भी इसको पढ़ेंगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। तो ये चीजें तो हो गई, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपने बोल दिया। एक मिनट, कुछ तो भी टेक्निकल एरर आ रहा है। हाँ ओके, सॉल्व हो गया, चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाएगा। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही कवर होता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टैसिट मतलब साइलेंट, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किया नहीं जाएगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट अलग से, पर यह माना जाएगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे आपने ऑक्शन देखा होगा, ऑक्शन में क्या होता है, बोली लगाई जाती है। समझो एक घर है, उसे हम बेचना है, तो बोली लग गई 60 लाख, तो बोलता है एक, दो, फिर दूसरा उठ के बोलता है 62 लाख, फिर बोलता है एक, दो, 62 लाख, तीन। उसके अंदर ही और एक बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है 65 लाख, फिर बोलता है 65 लाख एक, 65 लाख दो, और 65 लाख तीन, और हथौड़ा मार देता है। अब क्या होगा, अब वो बंदा जिसने 65 लाख की बोली लगाई थी, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अब वो बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं अब तो मैं ये खरीदूंगा नहीं, मैंने तो ऐसे बोल दिया 65 लाख। नहीं, ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट था। जब 65 लाख ने आपको आपने बोली लगाई, इसका मतलब आपने ऑफर दिया, और उसने जब उसको लास्ट बार हथौड़ा मारा तीन बोल के, इसका मतलब वो ऑफर जो एक्सेप्ट हो गए। अब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अब ये क्या था, आपने ओरली बोला कि मैं खरीदूंगा, नहीं, पर आप उधर गए, इसका मतलब ही क्या था कि आपका कंसेंट था वो चीज करने के लिए। तो ये हो गया साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। यहां पे लिख लो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बट ऑब्वियस है। तीसरी चीज क्या है सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत इजी है समझने के लिए, जो ओरल है रिटर्न भी है। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि जो ऑब्वियस चीज है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, मतलब जैसे कि कुली का एग्जांपल दिया मैंने आपको, एकदम बड़ा ऑब्वियस चीज है, उसे क्या बोला जाएगा, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, तो सुनो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर लॉ एक ऑब्लिगेशन थोप रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं, आप रास्ते से जा रहे हो, आपको एक बैग मिली, उसमें 1 लाख रुपए थे। अब क्या ये 1 लाख रुपए आपके हो गए, आपको मिले इसलिए, सोचो, क्या आपको 1 लाख मिल गए तो ये आपके हो गए, या आपको पुलिस के पास जाके वो बैग देनी चाहिए, या जिसकी वो बैग है उसको जाके आपने देना चाहिए। अब मुझे ये बैग मिली, तो मैं जिसकी बैग है मैं उसे जाके दे दूंगा, या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, ओरल किसी के साथ बना है, रिटर्न बना है, या ये चीज बहुत इम्प्लाइड थी, जैसे कूली वाली एकदम से इम्प्लाइड थी, जनरल प्रैक्टिस थी। ये क्या जनरल प्रैक्टिस है, एकदम से नहीं, पर ये करना चाहिए, जिसकी बैग है उसको बैग देनी चाहिए। अब ये लॉ ने ऑब्लिगेशन थोप दिया, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट में उसको आ गया वो बंदा, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
हाँ, अब इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। अब ये आपने कभी मंत्रा से शर्ट ऑर्डर करी है? आपने कभी फ्लिपकार्ट amazon से कोई सामान ऑर्डर करा है? यस और नो? बट ऑब्वियस सी चीज है सर, हम करते ही है। तो जो आप ऑर्डर करते हो ना, वो सब आ जाता है ई कॉमर्स, ई कॉन्ट्रैक्ट में। ई कॉमर्स लिख दिया मैंने, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ जाता है। अब ये ई कॉन्ट्रैक्ट को जो बैकिंग है, लीगल बैकिंग ऐसे है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये आया, इसके बाद से ये सब ई कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ। अब इसकी जरूरत क्या थी? जैसे डिजिटलाइजेशन बहुत आगे बढ़ा, ये सारी चीजें जो होती थी पहले कि हम पेपर पे लिख लेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे, टेबल में आमने सामने बैठ लेंगे, जो चीजें वो डिसाइड कर लेंगे, ये सारी चीजें ना उसका डिजिटल हो गया, रिप्लेस हो गया। अब क्या करने लगे थे लोग? ईमेल भेज रहे थे, मेल भेज रहे थे। अब मैंने मेल भेज दिया कि मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 10 टीवी आपके शॉप पे पहुंचा दूंगा। ये कम्युनिकेशन हुआ मेल से। अब उसने एडवांस में 1 लाख रुपए भेज दी और वो टीवी आया ही नहीं। अब क्या हुआ? कोर्ट में केस गई। कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ओरल किया था क्या? जवाब आया नहीं। आप बोलो कैसे क्या सर? तो दोनों बंदे ने ना आपसे फोन किया था, ना एक दूसरे के सामने टेबल पे बैठ के बातचीत करी थी, कुछ भी नहीं किया था। तो ओरल तो हो ही नहीं गया, ओरल तो हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट। फिर सवाल आया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हुआ था इन राइटिंग? बिल्कुल भी नहीं हुआ था इन राइटिंग। ठीक है। फिर सवाल आया, सर क्या इससे इंप्लाइड बोला जाएगा? बट ऑब्वियस सी चीज है, अगर उसने 1 लाख रुपए दिए तो टीवी भेजना ही चाहिए। ये भी हम नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कुली ने आपका सामान उठाया और टैक्सी तक लेके गया, तो ये इंप्लाइड होगा कि आपको उसे पैसे देनी ही है। मुझे एक चीज बताओ, उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे, अब उसमें वो क्या भेजेगा, ये चीज इंप्लाइड थोड़ी ना है। आपको टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, गीजर चाहिए, फ्रिज चाहिए, चाहिए क्या, वो भेजेगा क्या? इसे इंप्लाइड थोड़ी बोल सकता है। आ रही है बात समझ में? फिर आया कि सर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कि उसने पैसे भेजे तो पैसे उसने रिटर्न करना चाहिए। हाँ, देखो, एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर उसने केस ऐसे डाली होती हुई होंगी कोर्ट में कि 1 लाख गलती से ट्रांसफर करे, मुझे रिफंड चाहिए 1 लाख रुपए का, गलती से आया, अगर ये प्रूव होता है कोर्ट में, तो ये कौसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है केस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये क्या बोल रहा है कि मैंने 1 लाख टीवी के लिए दिए, मुझे अब टीवी चाहिए, तो ये तो कौसी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा नहीं। तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ दोनों के बीच में। तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सर ये सारा कम्युनिकेशन मेल के थ्रू हुआ है, मेल के थ्रू हुआ है, मेल के थ्रू हुआ है। पर मेल, ईमेल, ये कोई लीगल जरिया ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो फिर इसे लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लेके आया। इसमें उन्होंने लिख दिया कि ईमेल से कुछ भी कम्युनिकेशन होता है तो हम उसे लीगल मानेंगे, उसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको हम लीगल बैकिंग देंगे, उसे हम कोर्ट में एज अ प्रूफ रखने की परमिशन देते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अमेंडमेंट हुई और ई कॉन्ट्रैक्ट आया। ये कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन के हिसाब से दिया। इसका मतलब क्या है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट अब ओरल हुआ है, रिटर्न हुआ है, क्वासी है, इम्प्लाइड है, नहीं तो फिर मेल के थ्रू हुआ है तो उसे ई कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्लासिफाई नहीं कर सकते थे ना पहले, ई कॉन्ट्रैक्ट तो आप ओरल बोलोगे या रिटर्न बोलोगे। रिटर्न माने यही था कि पेपर पे दोनों के सिग्नेचर हुए, अब मेल भेजा तो सिग्नेचर है ही नहीं, तो रिटर्न भी नहीं बोल सकते, ओरल भी नहीं बोल सकते कि बातचीत हुई नहीं फोन पे। तो क्या बोलेंगे अब इसको? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना है, कुछ तो भी उसका फॉर्मेशन, मतलब अगर ये सवाल आता है कि ये फॉर्म कैसे हुआ, तो कुछ तो भी जवाब देना पड़ेगा, ये कैसे फॉर्म हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ। तो इसी के वजह से ई कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द ने जन्म लिया।
दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो अब बेयर एक्ट पढ़ना है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब हम फॉर्मेशन के हिसाब से देख रहे हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing. Words माने orally. Section 9 of the Act provides that if the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. क्या लिखा है? Section 9 of the Act provides that the proposal or acceptance of any promise is made in words. The promise is said to be expressed. बहुत आसान चीज है। अगर हमने वर्ड्स मतलब ओरली बोला तो इसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, रिटर्न में करा तभी भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या नई चीज है इसमें? कुछ भी नहीं है, सिर्फ लीगल लैंग्वेज है जो भारी लगती है, कुछ भी नहीं है। पहले तो आप इन सारी चीजों को, मैंने जैसे कल बोला, अंदर डालो, उसका मीनिंग समझ लो। ये लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। ये लैंग्वेज हमको आनी है सर, आ नहीं रही, इसके टेंशन मत लो। अभी हमने तो पहला चैप्टर चालू किया, आज तीसरा ही दिन है, हमें अब बहुत लंबा सफर तय करना है। तब तो आपको अच्छा खासा लॉ की लैंग्वेज लिखनी आ जाएगी, टेंशन मत। एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, देखते देखते 25 एग्जाम्पल हो गए। देखो इतने से इसमें 25 एग्जाम्पल हो गए, कितने घुमा के केस स्टडी आ सकती है, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट को मिक्स करके केस स्टडी आ सकती है। इसलिए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अभी 11-12 जैसा गेम नहीं रहा कि आप रट लोगे क्वेश्चन आंसर्स को, फिर एग्जाम में वही दिखेंगे, होगा ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल 25, A tells B on telephone that he offers to sell his house for 20 lakhs and B replies, inform A he accept the offer. This is an express offer. कुछ तो भी याद आ रहा है पीछे जो मैंने कल बोला था, थोड़ा 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 थोड़ा, कि सर हाउस तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली हो ही नहीं सकती, उसमें तो रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है, मैंने आपको बोला था। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद नहीं आ रहा है तो देखो। ए, ये देखो यहाँ पे दिखा है। सिमिलरली, ये लाइन पढ़ो। सिमिलरली एन एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रिटन फॉर बी एनफोर्सिएबल। सर अब ये चीज एनफोर्सिएबल ही नहीं है ना, तो हम क्या वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स? अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन के हिसाब से। भले ही वो वैलिडिटी के हिसाब से एनफोर्सिएबल नहीं रहा ये कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में जाके ये एनफोर्स नहीं हो सकता है, पर फॉर्मेशन के हिसाब से इसे एक्सप्रेस तो बोला जाएगा ना, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, वैलिड नहीं है, एनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल नहीं है, ये तो हम बोलेंगे तभी जब उस कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कैसे होगा ये अभी पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें हमने देखा पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इसका एग्जांपल ये देखा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए 20 लाख का डील हुई, तो इसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अब ये एनफोर्स होगा कि नहीं होगा ये अलग क्वेश्चन है, पर ये है तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? ओके। सेकंड चीज, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। Implied contract, in contrast, come into existence by implication. Most often, the implication is by action or conduct of parties, or conduct of parties, or course of dealing between them. दो पार्टीज के बीच में ऐसा कुछ कंडक्ट हुआ, एक पार्टी ने ऐसा कुछ कंडक्ट किया जो ऑटोमेटिकली इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। जैसे कुली का एग्जांपल, कुली ने क्या किया, बैग उठाई, लेके गया, बाहर बैग रख दी टैक्सी में, तो उसका जो कंडक्ट था वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट को उसने राइज दे दिया, ठीक है, जन्म दे दिया। ओके। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. जो चीजें other than words हो रही है, कुछ भी बोला नहीं गया है इस चीज के बारे में,
तभी भी इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। एग्जाम्पल देखो, वेयर अ कुली इन यूनिफॉर्म पिकअप्स लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट of railway station without being asked by A and A allows him to do so. It is implied contract and A must pay for services of the coolie detailed by him. जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था सेम वही ही है। ओके ओके, आप ये एक बार पढ़ो 2 मिनट के लिए। ओके, एग्जाम्पल 27। अब ये आपको याद दिलाएगा जब आप किसी के साथ कैफे में गए होंगे उसकी। ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन रेस्टोरेंट, देयर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ कॉफी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, उसने तो पे करना ही चाहिए। वो थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने आपसे तो सर मैंने तो आपसे कॉफी मांगी थी सर, तब आपने बोला ही नहीं कि आपको 80 रुपए पे करना है। 100, अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में गए होंगे तो स्टारबक्स वगैरह तो 600 रुपए तक, 600 रुपए मतलब मिनिमम बेस्ट प्राइस बोल रहा हूँ मैं। 600 रुपए आपने मांगे नहीं सर, मैंने कॉफी मांगी, आपने कॉफी दे दी, मैंने पी ली, अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही कहा था सर। इम्प्लाइड है भाई। आप होटल में जाओगे, खाना ऑर्डर करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, भले ही ये बोल के हो या ना बोल के हो कि उसके कितना बिल आएगा, कितना आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना ही इम्प्लाइड है। ठीक है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, वही लिखा है, द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज that are inferred through the conduct of the parties without any words or spoken or written. Silent है। A classic example of the tacit contract would be when the cash is withdrawn by a customer of a bank from automatic teller machine. एटीएम से जब आप कैश निकालते हो, आपके पास कैश आ जाती है, बैंक से पैसा घट जाते हैं, इसलिए इसे बोला क्या जाएगा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है। Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when sale is given effect to add the fall of hammer in auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. वही चीज जो मैंने आपको बोली कि आप ऑक्शन में अगर गए होंगे तो आपको ये सारी चीजें याद आती होंगी, मतलब लिंक हो जाएगी, या तो आपने मूवी में देखा होगा तभी भी लिंक हो जाएगी। लास्ट फॉल ऑफ हैमर होगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में आप उतर गए। ठीक है सर, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट देखो, अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बट इट रिसेंबल्स, बट इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है। इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, द लॉ क्रिएट्स, मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल, लॉ उसको क्रिएट कर रहा है, लॉ उसको इंपोज कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, लॉ ने उसको क्रिएट किया, इसलिए क्लियर कट लिखा है, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। भाई साहब, आपको 1 करोड़ रुपए की बैग मिली, जिसकी बैग है, आपको वो बैग उसको देनी होगी, लौटाना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन किसने आपके ऊपर थोपा है? लॉ ने थोपा है। लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आप मजबूर किया है, लॉ ने आप पे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को थोप दिया है, फोर्स किया है। ठीक है, आप बोल नहीं सकते कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, अब ये 1 करोड़ मुझे मिल गया तो ये मेरे ही है। ओके, सच द ऑब्लिगेशन आर नोन एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ आइदर पार्टी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी के बीच में कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट बना। क्यों बना? लॉ ने इंपोज करा, बट लॉ इंपोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। यस और नो? चलो एग्जांपल 28 देखते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू ट्रू ओनर, or liability of a person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of contract even
in its remote sense, as there is neither offer and acceptance nor consent, there are said to quasi contracts. वापिस एग्जांपल देता हूं, मैंने एग्जांपल दिया है, कहां पे दिया है? ई कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जब मैंने 1,00,000 रुपए एडवांस में पेमेंट कर दिया, अब मैं कोर्ट में जाके ये बोल रहा हूं कि सर मैंने 1,00,000 रुपए दिए, इसके बदले में टीवी आया ही नहीं। अब ये केस चली गई ई कॉन्ट्रैक्ट में, पर अगर वो बंदा बोलता था कि सर मैंने 1,00,000 रुपए उसके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गए, अब मुझे वापस चाहिए, तो ये केस कहां पे जाएगी? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जिस बंदे को आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए होंगे, लॉ ने उस बंदे के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर दिया कि उसे वो पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। आया समझ में? सर आप बोलोगे कि वो बंदा क्यों लौटाएगा, कैसे प्रूव होगा कि ये गलती से आए? हो सकता है कि उसने खुद की इच्छा से दिए होंगे पैसे और बाद में वो बोल रहा होगा गलती से आ गए, गलती से आ गए। देखो, ये सारे सवाल आएंगे मन में। एक सवाल ये भी आ सकता है, सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट ओरली किए, अगर कोई भी बंदा वो फुलफिल नहीं करता है और हम उसे कोर्ट में लेके आते हैं, तो वहां पे आके तो सीधा बोल सकता है कि मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कभी बोला ही नहीं था। कहाँ है लिखित डॉक्यूमेंट? नहीं है, ओरली हुआ है। तो ये कैसे प्रूव होगा सर? ये तो कोई इस बात का सेंस ही नहीं करता है कि ओरल एग्रीमेंट रहे। हाँ, तो इसीलिए ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखो, हम ये जो लॉ पढ़ रहे हैं ना, ये इस एंगल से नहीं पढ़ रहे कि कोर्ट में कैसे प्रूव करना है। आप जज हो, मैंने कल भी बोला था, आप जज हो। आप ये सारी चीजों को किस लिए पढ़ रहे हो? इसलिए नहीं कि ये कैसे प्रूव करना है। आप लॉयर लॉयर नहीं हो, आप जज हो। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके सामने अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि दोनों के बीच में ओरली एग्रीमेंट था, तो फिर आप क्या डिसीजन दोगे? क्या इसे इन्फोर्स करने का डिसीजन दोगे, या फिर बोलोगे नहीं नहीं इसके रिटर्न में रिक्वायरमेंट थी? आया समझ में? ओरल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे प्रूव करना है ये लॉयर पे छोड़ दो, पर अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर आप क्या डिसीजन दोगे, आप क्या वर्डिक्ट दोगे, कैसे आपका वर्डिक्ट बनेगा, ये सिखा रहा है आपको ये लॉ। ठीक है, हमको ये सीखना है, कैसे प्रूव करना है वो लॉयर देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा समझो कि 1,00,000 रुपए गलती से ट्रांसफर हो गए। चलो थोड़ी सी अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 10 लाख रुपए गलती से ट्रांसफर हो गए। कोर्ट में दोनों खड़े, पार्टी ए पार्टी बी भी। पार्टी ए बोल रही है कि गलती से पार्टी बी को 10 लाख रुपए चले गए। पार्टी बी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ इसने मुझे गलती से भेज दिए, पर पार्टी बी ये बोल रही है कि मैंने मांगे तो नहीं थे, उसने गलती से भेज दिए, मतलब ये मैं भगवान का प्रसाद समझ के मेरे पास ही रख रहा हूं। मैंने लोन थोड़ी ना लिया था उससे मांग के। अगर मैं लोन लेता था मांग के, तो ये चीज थी कि लोन वापस मुझे लौटाना चाहिए, पर उसने तो गलती से दे दिए, मैं तो भगवान का प्रसाद समझ के रख दूंगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल भी ये चीज ठीक नहीं है। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो कोर्ट ये बोलेगा कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लॉ ने आप पे एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज किया है, एक ऑब्लिगेशन डाला है कि आपके अकाउंट में अगर गलती से पैसे आते हैं तो आप इसे रिटर्न करोगे टू द रियल बेनिफिशियरी, टू द रियल ओनर। ठीक है, अगर फिर ये बंदा नहीं करता है, फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। आया समझ में? हम सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी भी मन में, उस कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, अगर ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन आपको अभी लग रहा है, और कमेंट में अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हम जूम सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं एक संडे पे। ठीक है, तो नीचे जो टेलीग्राम की लिंक है उसे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जब भी जूम सेशन से हमें कनेक्ट करना होगा तो हम कनेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल 29, टी, अ ट्रेड्समैन lives
गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक। एक ट्रेडमैन था, उसने क्या किया, वो गुड्स लेके आया और गलती से एक सी के घर के बाहर छोड़ के गया। अब सी ट्रीज द गुड्स एज इज ओन। सी ने वही समझा कि भगवान का प्रसाद मिल गया हमें, ठीक है ना, भगवान प्रसाद बांटते बांटते आए और हमें मिल गया। नहीं, ये भगवान का प्रसाद नहीं है। सी इज बाउंड टू पे फॉर दैट गुड्स। सी ने अगर वो गुड्स ले लिए तो एक उसको गुड्स लौटाना पड़ेगा। अगर गुड्स पेरिशेबल है, खराब होने वाले हैं, उसने 2 दिन तक संभाल के रखे, मतलब ऐसा समझो कि उसने बनाना उसके घर के सामने रखे थे, उसने ले लिए, 2 दिन तक पता ही नहीं चला जिसके उस रियल में बनाना थे। फिर उसको पता चला कि अरे मेरे बाजू वाले के घर पे वो रख के गया और बाजू वाले ने वो खा भी लिया, या खा भी नहीं होंगे, तभी उसने उठा के घर पे रखे, वो सड़ गए। अब तो जाके बोलेगा कि मैं तो वापस करने के लिए रेडियो पर आया, अभी खराब हो गए, तो इसका क्या है, नुकसान तो हो ही गया है ना। तो फिर उसको अभी उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बाय गिविंग मनी, ठीक है। फिर ई कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, देखो, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ईमेल्स इज नोन एन ई कॉमर्स। ईमेल के थ्रू अगर दो पार्टीज कम्युनिकेट करती है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, डिजिटल मीन्स से, तो इसे हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्सन क्रिएट्स अ नेटवर्क विच आर लिंक टू अदर नेटवर्क्स थ्रू ED1, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, टेक्निकल है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें याद कर लो। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी अगर ई कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है तो आप वो लिख सकते हो। दो दो सिस्टम, दो कंप्यूटर्स आपस में जब बात करते हैं, आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, जब एक नेटवर्क बिठाते हैं, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। दीज आर नोन एज EDI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक बार वापस लिख लो, लेक्चर पॉज करके। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम चालू करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार 2 मिनट में वापस पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट्स के 3 टाइप है। 3 टाइप कौन कौन से? एक वैलिडिटी के बेसिस पर, वैलिडिटी के बेसिस पर है। सेकंड क्या है? फॉर्मेशन के बेसिस पर है। और थर्ड क्या है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे। वैलिडिटी के बेसिस पे हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे? 5। पहला क्या देखा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा क्या देखा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरा क्या देखा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा क्या देखा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। पांचवा क्या देखा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर फॉर्मेशन के हिसाब से अभी हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे? हमने पहले देखा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर हमने कवर करा कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी हो सकते हैं या रिटर्न भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर हमने देखा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर हमने क्या देखा? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसे ई कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो तीसरी हम टेस्ट, जो मैंने कल के लेक्चर में बोला था, अब टेस्ट 3 है कि जो परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें कॉन्ट्रैक्ट देखना है। तो इसमें क्या है, चलो लिखो पहले। देखो चलो पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह मिस्टर ए और यह मिस्टर बी। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ? कार बेचने का और कार खरीदने का। कॉन्ट्रैक्ट बना 1 अप्रैल 2024 को और ये एग्जीक्यूट होने वाला था 31 मई 2024 को, ठीक है। अब हुआ क्या? मिस्टर ए ने जो 10 लाख रुपए अमाउंट थी कार की, वो ट्रांसफर कर दी मिस्टर बी को। पर अभी तक मिस्टर बी ने कार ट्रांसफर नहीं करी, पोजीशन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी मिस्टर ए को। अब
हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से इसे कैसे देखा जाए। देखो, तो इसमें दो पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशंस थे, दोनों पार्टी को परफॉर्म करना था। एक पार्टी को क्या परफॉर्म करना था कि मुझे पैसे देने, दूसरे पार्टी को क्या परफॉर्म करना था, मुझे कार देनी है। ठीक है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए तो दे दिए मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने अभी तक कार दी नहीं है। तो हुआ क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पार्टी के हिसाब से कंप्लीट हो गया और एक पार्टी के हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक बाकी है। मतलब क्या, हम इसे बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं बोल सकते। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ऐसा होता है इस केस में कि मिस्टर ए ने भी अभी तक पैसे नहीं दिए और मिस्टर बी ने भी अभी तक कार नहीं दी, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते थे? फिर भी हम इसे एग्जीक्यूटरी बोलते थे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना बाकी है। अब इसके आगे फिर दो टाइप की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों के हिसाब से कंप्लीट होना बाकी है तो अब इसे क्या बोला जाएगा? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर किसी एक के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है तो इसे क्या बोला जाएगा? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स किस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर आते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या, ऐसे दो एरो करो और लिख लो। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें 10 लाख रुपए देने थे और कार लेनी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। मतलब मिस्टर ए ने भी 10 लाख रुपए दे दिए और मिस्टर बी ने कार भी दे दी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूटरी नहीं रहा क्योंकि दोनों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जिसमें दोनों ने अपना ऑब्लिगेशन, दोनों ने अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर कोई भी सब टाइप्स नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर आप बोलते हैं कि सर सिर्फ एक ने कंप्लीट किया होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ऊपर आ गया ना एग्जीक्यूटरी में। एक ने कंप्लीट किया होगा तो यूनिलैटरल में चला जाएगा। ठीक है, एक के हिसाब से करना बाकी है। अगर दोनों के हिसाब से बाकी है तो बायलैटरल में चला जाएगा। अगर दोनों ने कंप्लीट कर लिया तो फिर ये एग्जीक्यूटेड में आएगा। ठीक है, चलो अब बेयर टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, द कंसिडरेशन इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट could be an act or forbearance. When the act is done or executed or in forbearance is brought on record, then the contract is executed contract. मतलब इस कंसिडरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन थे, एक तो कुछ करने का था, नहीं तो कुछ नहीं करने का था। तो जो भी ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसे क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। वापस एक बार पढ़ो, द कंसिडरेशन इन द गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट, मतलब कुछ करने के लिए बोला होगा कॉन्ट्रैक्ट में, और फॉरबियरेंस मतलब कुछ ना करने के लिए बोला होगा। सो ऐसे केस में अगर एक्ट पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूट कर लिया गया, और फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, उसने नहीं किया, ये भी हमको समझ में आ गया, ये रिकॉर्ड पे आ गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है क्योंकि दोनों ने कर लिया। यस और नो? एग्जाम्पल 30 देखो, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वेयर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। बंदा एक किराने शॉप पे आया, उसने शुगर मांगी, शुगर ले ली, उसने कैश दे दी, अब दोनों का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया, तो इसे एग्जीक्यूटेड बोलेंगे। आया समझ में? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट
द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल. Reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore this contract are described as executory contract. जो भविष्य में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 1 महीने के बाद गाड़ी खरीदनी है, तो ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ. इसे हम एग्जीक्यूटर बोलेंगे. कब तक? जब तक दोनों अपना अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेते. इसे क्या बोलेंगे? हम एग्जीक्यूटर बोलेंगे. एग्जाम्पल देखो, वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, a pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promises to pay G 1000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. उसका पढ़ाना भी बाकी है और पूरे पैसे देने भी बाकी है, तो पूरी तरीके से ये एग्जीक्यूटरी है. यस और नो? फिर मैंने आपको जैसे बोला इसके अंदर दो टाइप्स की है. क्या टाइप्स है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. सर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. यानी वही केस कि मैंने कार लेने के लिए 10 लाख तो ट्रांसफर कर दिए, पर अभी तक कार आई नहीं. मतलब मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है. मैंने 10 लाख रुपए का पेमेंट, मेरा ऑब्लिगेशन जो मेरे पे था, जो मेरे पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था, वो तो कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ बाकी क्या है? उसके तरफ से कार आना बाकी है. मतलब ये यूनिलैटरल हो गया कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एग्जाम्पल 32 क्या है? देखो, M advertises a payment of award of rupees 50,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. M एडवर्टाइज करता है कि अगर मेरा बच्चा आप मुझे वापस दोगे ढूंढ के, तो मैं उसे जो भी लेके आएगा उसको मैं उसे 50,000 दूंगा. अब ये क्या होगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. As soon as B traces the boy, B को बच्चा मिल गया, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executed contract is also called as unilateral contract. एक के हिसाब से उसको तो बच्चा मिल गया, वो लेके आया, उसने दे दिया, उसके हिसाब से वो तो बोल रहा है ये एग्जीक्यूटेड है, पर उसको अभी तक 50,000 मिलना बाकी है, तो ये हुआ नहीं. तो इसे क्या बोलेंगे हम? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. और जो कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है, एक साइड से कंप्लीट हो चुका है और दूसरे साइड से बाकी एक कंप्लीट होना, इसे क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. सर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of the both sides. दोनों साइड से कंप्लीट होना बाकी है, इसे क्या बोलेंगे हम? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. सर एग्जांपल पढ़ो 33. A promises to sell his plot to B for 10 lakh cash down, but B pays only 2,50,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. उसने पहले तो एडवांस 2.5 लाख रुपए जमा कर दिया और बाकी क्यों बोला मैं अगले संडे कर दूंगा. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on receipt of the whole amount. उसने तो घर दे दिया, पोजेशन दे दिया, पोजेशन, ओनरशिप नहीं दी. ओनरशिप और पोजेशन के बीच डिफरेंस पता है आपको? ओनरशिप होती है कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, और पोजेशन होता है कि वो प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूं, वो प्रॉपर्टी अब मेरे कब्जे में, उसे बोलते पोजेशन. तो दोनों चीजें अलग अलग होती है. जब मैं मेरे दोस्त की कार लेके जाता हूं ड्राइव करने के लिए, तो उस कार का पोजेशन मेरे पास है, पर क्या ओनरशिप मेरे पास है? बिल्कुल नहीं. जब अगर वो दोस्त के एंगल से सोचा जाए तो दोस्त के पास उस गाड़ी की ओनरशिप है, पर क्या पोजेशन है उसके पास? बिल्कुल भी नहीं है. तो यही हमें यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने 10 लाख रुपए देने थे डाउन उस प्लॉट के लिए, उसने 2.5 लाख रुपए दिए और बोला कि बाकी मैं अगले संडे पे करूंगा. तो जिसके पास प्लॉट था वो क्या बोलता है कि मैं पोजेशन तो दे दूंगा आपको, आप उस पे अगर आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर ओनरशिप मैं तभी ट्रांसफर करूंगा जब आप पूरा पेमेंट दोगे, तभी होगी सेल डीड. मतलब क्या? दोनों के एंगल से अगर देखा जाए
तो ये कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो दोनों के फुलफिल करना बाकी है, पेंडिंग है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा लंबा चौड़ा डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे बड़ा डिस्कशन हमने किया कल, जिसमें लगभग सिर्फ 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के लिए पूरा 1 घंटा गया। सिर्फ वैलिडिटी के हिसाब से हमने डिस्कशन किया था कल, तो उसमें पूरा दिन लगा। आज हमने कंप्लीट किया है फॉर्मेशन के हिसाब से क्या क्या टाइप से कॉन्ट्रैक्ट थे, और परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या क्या टाइप से कॉन्ट्रैक्ट थे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब जब सबसे स्टार्टिंग में हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था ना बच्चों, उसी का डिस्कशन अब वापस आ गया है। आप बोलोगे सर कैसे, क्या उसका वो तो डिस्कशन होगा। ओवरव्यू देख लिया हमने, ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हमने उसका ओवरव्यू देख लिया। अब हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, प्रपोजल और ऑफर जो भी हम कहते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन शुरू करने से पहले ना आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, और फिर हम एक छोटा सा आगे एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको मतलब नया टॉपिक चालू करने की खुशी मिल जाएगी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कल भी पूरा दिन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया। ऐसा ना हो कि आज भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हम पढ़ लिया, कुछ बाकी पढ़ा ही नहीं। तो हम थोड़ा सा हमारा डिस्कशन आगे लेके फिर आज की क्लास अपन एंड करेंगे। पर अभी आप लेक्चर को पॉज करो, वापस एक बार आज जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कितना आपको समझ में आए देखो। ठीक है, दो 2 मिनट पॉज लो। चलो हो गया। तो एक बार वापस सब लोग आ जाओ जहां से हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी, जहां पे हमने सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया था। सब लोग फटाफट वहां पे आ जाओ। क्या होता है ना, जब हम डायग्राम देखते हैं, टी डायग्राम, वो पाथ देखते हैं कि हमें चैप्टर में कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है, और ये देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे, तो फिर हमें चैप्टर का स्ट्रक्चर याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें हमने पढ़ ली, क्या क्या पढ़ना बाकी। नहीं तो क्या होता है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बहुत सारा पढ़ लिया पर कुछ स्ट्रक्चर आया ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से हुई शुरुआत। फिर हमने क्या देखा, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने देखा एग्रीमेंट होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी खत्म हुआ, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ। अब क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हमने डिस्कशन करी थी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट के अंदर क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब हम उस ऑफर को ना डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम एक्सेप्टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यस और नो? यस। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। तो सब लोग नीचे आ जाइए, पर डेफिनेशन पढ़ो मत, पढ़ भी लिया तो आपको समझ में नहीं आने वाली जब तक मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए आप मेरे ऊपर फोकस करो। पेज उसको अगर आपको खोल के रखना है तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ नीचे में। देखो हमारा बहुत कुछ हो गया है पढ़ना। देखो क्या हुआ था ना, मेरा ये ऑफिस है और ये ऐसे 2 मंजिला मेरे ऑफिस की इमारत है। नीचे मेरा पूरा स्ट्रक्चर है ऑफिस का बना हुआ है, ऊपर की जगह खाली पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं ऐसा, इस साइड से भी बैठता है, ऊपर की जगह खाली पड़ी है। अब हुआ क्या,
कि एक बंदा मेरे पास आया और बोला कि सर मुझे ऊपर की जगह चाहिए, मैं भी मेरा ऑफिस खोलना चाहता हूँ, वैसे भी जगह खाली पड़ी है। मैं बोला हाँ ठीक तो बात है, ये रेंट आ जाएगा, इनकम हो जाएगी कुछ तो भी। तो मैंने उसको जगह अलॉट कर दी। पर मैंने उसको बोला मैं आपको जगह तो दे रहा हूँ, पर देखो नीचे हमारा काम चल चल रहा है, ऑडिट का सीजन है, तो हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए आप फर्नीचर किधर और बनाओ और लेके आओ। यहाँ पे आवाज नहीं होना चाहिए ड्रिलिंग मशीन का, बाकी मुझे मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ पे आवाज होना नहीं चाहिए, चुपचाप जो भी करना है वो करो, सामान शिफ्टिंग भी चुपचाप करो, आवाज होना नहीं चाहिए। मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ नई वर्ड पे, ये समझिएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ करने का है। ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे हमें कुछ करना नहीं है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कि आप ये चीज नहीं करना है आपको, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको हम मतलब एंटर करने के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। तो आप ये चीज तो बहुत बढ़िया हो गई सर, कुछ नहीं करने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? होता है। तो यही वो एग्जाम्पल है जहां पे मैं उसको एब्सटेन कर रहा हूं कुछ करने के लिए, कि ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। ये मैं क्लॉज डाल रहा हूँ रेंट एग्रीमेंट में कि तुझे आवाज नहीं करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कर लिया मैंने? एक तो एक रेंट से देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरा क्या कर लिया कि तुझे कुछ आवाज करना नहीं है। यस और नो? यस। तो ऑफर क्या है? ऑफर क्या है? जब एक बंदा दूसरे बंदे को ये चीज कहता है कि ये तू कर या तो मत कर, या मत कर मतलब ये चीज तू कर, और एल्स ये चीज तुझे नहीं करनी है, ये वो कन्वे करता है, ये कम्युनिकेट करता है। किस इंटेंशन के साथ? कि वो बंदा हाँ बोलेगा किसको? ये चीज करने के लिए, या फिर ये चीज तुम नहीं करनी है इसके लिए वो हाँ बोलेगा। इस इंटेंशन से वो उससे बात करता है, तो फिर उस बात को हम क्या बोलेंगे? ऑफर। अब यही चीज जो है ना, वो लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखी है देखो, है कुछ नहीं, इतना ही है। व्हेन वन पर्सन, मतलब ऐसा समझो कि ये मैं हूं, और ये वो बंदा है जिसे ऊपर का ऑफिस चाहिए। ये मैं हूं सीए, और ये बीकॉम वाला बंदा है। ठीक है, अब आपको केस समझ में आ गई। अब हम डेफिनेशन के साथ इसे रिलेट करेंगे। ऐसा छोटा कर दिया तो आपको दिख रहा है ना? नहीं तो वापस मैं आपको डेफिनेशन जूम करके दिखाऊंगा, पर ये रिलेट करने के लिए मैं इसको छोटा कर दिया। देखो, व्हेन अ वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मैं सीए, वन पर्सन सिग्निफाइज माय विलिंगनेस टू अनदर, विलिंगनेस टू अनदर, दूसरे बंदे को मैं मेरी इच्छा जता रहा हूं। कैसे जता रहा हूं? टू डू समथिंग, ये मेरे लिए कर, या उसे मैं कह रहा हूं कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि तू इसमें कोई भी चीज नहीं करेगा। इस चीज के लिए मैं उसे, मेरी इच्छा है कि ये चीज तू नहीं करेगा, ये मैं उसको बोल रहा हूं। विथ अ व्यू, विथ अ व्यू, मेरा इंटेंशन क्या है? विथ अ व्यू माने इंटेंशन, ऑब्टेनिंग द एसेंट, मतलब क्या? कि एफर्मेशन, उससे हा निकल निकल, मतलब उसको हा वो बोलेगा, इस इंटेंशन के साथ मैं उससे ये बात कर रहा हूं। मीन्स ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर सच एक्ट, कुछ एक्ट करने के लिए। अगर मैंने उसको बोला होगा कि ये तू एक्ट कर, तो उस एक्ट करने के लिए वो हाँ बोलेगा, इस इंटेंशन के साथ मैं उससे बात कर रहा हूं। या फिर जो मैंने बोला था कि ये चीज तू नहीं कर, ये चीज मत कर, वो उस चीज के लिए राजी हो जाएगा, नहीं करने के लिए राजी हो जाएगा। इस चीज के इंटेंशन के साथ मैं उससे बात कर रहा हूं, तो इस बात को हम ऑफर या प्रपोजल बोलेंगे। अब देखो ऑफर और प्रपोजल कितना आसान है ना शब्द।
हमें फटक से मतलब ऑफर भी बोल दिया तो भी समझ में आ जाता है ऑफर क्या है, पर उसके डेफिनेशन पढ़े तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। लीगल लैंग्वेज का गेम है, तो एक बार वापिस पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा आपको। वेन वन पर्सन, सीए मैं हूं, सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस, मेरी विलिंगनेस मैं सिग्निफाई कर रहा हूं टू अनदर पर्सन to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he 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 is said to make a proposal। तो हम ये बोला जाएगा कि वो प्रपोजल दे रहा है। अब प्रपोजल के इसेंशियल्स क्या क्या है? इसेंशियल ऑफ प्रपोजल, अगर ये क्वेश्चन में आता है ना तो आपको डेफिनेशन ही लिख डालने की। एक ऊपर डेफिनेशन लिख डालो, फिर उसकी इसेंशियल्स लिखो। इसेंशियल्स में क्या है? डेफिनेशन ये तोड़ मरोड़ के दी हुई, ऊपर जितने भी सेंटेंस है 3-4 लाइन के, नीचे एक 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 करके दिया है। ऐसा मानो कि उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें आप समझाने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें समझा दी डेफिनेशन में। हम इसे पढ़ेंगे पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा इसेंशियल्स भी। ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलेंगे कि सर ने पढ़ा ही नहीं। देखो, essentials of proposal or offer are: the person making the proposal offer is called promiser or offerer। अरे ये तो कितनी आसान चीज है, सीधी सी बात है। the person to whom the offer is made is called offering। मतलब अगर मैं ऑफर कर रहा हूं तो मैं कौन होगा? ऑफरर। और वो कौन होगा? ऑफरी। देखो, इंग्लिश में एक चीज ध्यान रखो, जितने भी वर्ब्स है या जितने भी वर्ड्स है ना, अगर कोई बंदा वो कर रहा है तो उस बंदे के सामने उसे ईआर लगा देना चाहिए। जैसे ड्राइव, ड्राइव मतलब क्या? गाड़ी चलाना। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो ड्राइव के सामने ईआर लगा दो, ड्राइवर। मतलब जिस वर्ब के सामने ईआर लगता है तो वो फिर जो है वो क्रिया घटित हो रही, ये दिखता है उसमें। ड्राइव करना, गाड़ी चलाना। ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चला रहा है, जो बंदा एक्ट कर रहा है। सिंग मतलब क्या? गाना गाना। सिंगर मतलब क्या? जो गाना गा रहा है। बस इसी को पकड़ते रहो, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑफर और ऑफरी में क्या डिफरेंस है, ये ऑफरर है या ऑफरी है, कंफ्यूज है। ऑफरी ध्यान रखो ही मत, ऐसा समझो ऑफरी दूसरा बंदा है, वो सेकंड पार्टी है। ऑफर क्या है? ऑफर आपको पता है, क्या आप कुछ चीजें आप उससे बोल रहे हो कुछ करने के लिए या तो फिर नहीं करने के लिए, और ये बोलने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है कि वो हाँ कह दे उस चीज को, ये आपका। तो इसी चीज को हम ऑफर बोलते हैं। तो फिर ऑफरर कौन होगा? जो ये चीज करेगा, जो ये बोलेगा इस व्यू के साथ कि सामने वाला बंदा हाँ बोले, तो वो कौन हो जाएगा? ऑफरर। फिर सामने वाला बंदा कौन हो जाएगा? ऑफरी। ओके, मतलब क्या? ऑफरी एक्सेप्टेंस दे सकता है, ऑफरी एक्सेप्टेंस दे सकता है। ओके, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब वैलिड ऑफर के लिए, जैसा कि ऊपर बोला कि उसने कुछ तो बोलना चाहिए ना कि ये चीज कर या ये चीज मत कर, तभी से ऑफर बोला जाएगा ना। डेफिनेशन में पढ़ा, इसी चीज को नीचे अलग तरीके से लिखा है। फॉर अ वैलिड ऑफर, ऑफर वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज कि उसमें कुछ करने के लिए या फिर एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करने के लिए स्पेसिफिकली बोला गया हो, इसे हम वैलिड बोलेंगे। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय ऑफर। बहुत ही आसान सी चीज है। थर्ड, अब एग्जांपल क्या है? ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट सर्टेन प्राइस टू बी, ऑफर है। ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। मुझे तो पैसा दे दे, मैं डांस नहीं करूंगा, फिर तू डांस करे, फिर तेरा रिजल्ट मतलब फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ये हो सकता है। इसलिए मैं, वो मुझे बोल रहा है तू डांस मत कर, मत कर, एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इस ये भी ऑफर हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है इसे? पहला तो हमने क्या देखा कि ऑफरर कौन होता है, फिर हमने क्या देखा कि अगर उसमें वैलिड ऑफर बोलना है तो सबसे नेसेसरी बेसिक थिंग क्या है कि उसमें कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए कुछ तो स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली लिखा या फिर बोला गया हो, उसमें कुछ एक्सप्रेशन हो।
थर्ड चीज क्या है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड, इसे ऑफर बोले। अब ये चीज ना आपको अभी ध्यान में नहीं आएंगी, थोड़ा सा हम जब आगे जाएंगे ना मैं इस चीज पे वापिस आऊंगा। स्टार मार्क मैंने इसलिए नहीं किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो टॉपिक बाकी जो इसेंशियल्स है ऑफर के वो इसी के जैसा ही कुछ स्पेशल है नहीं, पर मुझे इस पे वापिस आना है इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया। सर ये क्या बोल रहा है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। इसका मतलब क्या है सर, अभी मैं जैसे थोड़े से आगे की चीज है पर मैं आपको अभी शॉर्ट में बता दूंगा, फिर जैसे हम आगे जाएंगे उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, फिर इस टॉपिक पे भी आऊंगा, मतलब लिंकिंग बढ़ जाएगी। देखो आप मॉल गए हो, मॉल में कपड़े के शॉप में लिखा हुआ आता है, एक ऐसा जो स्टैचू खड़ा होता है, वो टी शर्ट पहना है उसने, पैंट पहनी है, और टी शर्ट के ऊपर प्राइस लिखी वाली है 899, 899। अब ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा सोचो, क्या ये ऑफर है मेरे लिए? सोचो थोड़ा, दिमाग को जोर दो, क्या ये मेरे लिए ऑफर है? इसके आगे का मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं गया और उसको बोला कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए, वो बोला कि सर अब मैं आपको बेच नहीं सकता हूँ ये टी शर्ट, अब दुकान क्लोज होने का टाइम है, या स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, या ऐसे बोल सकता है पर मुझे बेचने की इच्छा नहीं है। आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, अगर आप बोलते होंगे वो ऑफर है और आपने जाके शॉप में जाके एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये खरीदना है और नहीं देता तो आप उसको कोर्ट में घिस के लेके आ सकते हो क्या कि कोर्ट आ जा? सोचो सोचो सोचो। बिल्कुल भी नहीं। मॉल में शॉप जो है, कपड़े की शॉप है, उसमें जो स्टैचू खड़ा होता, स्टैचू लगा हुआ है और वहां पे प्राइस लिखी हुई है 899, तो ये ऑफर नहीं है। क्यों ऑफर नहीं है? क्योंकि उस बंदे ने उस पे जो प्राइस टैग लगा 899 का, तो इस इच्छा के साथ नहीं लगाया है कि आप उसे हाँ बोल ही दोगे। आप बोलोगे फिर किसके लिए लगा? हाँ तो कोई भी बोल सकता है ना, पूरी दुनिया के लिए ये खुली है, कोई भी आके हाँ बोल सकता है। फिर स्पेसिफिक बंदे को बोला है क्या कि मैं इस विलिंग के साथ बोल रहा है कि तू हाँ कर दे उसको, ऐसा है क्या? नहीं है, ये तो पब्लिक के लिए खुला है, तो हम इसे ऑफर बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ऑफर इसको। सर फिर ये क्या है, यही हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या क्लियर कट लिखा है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। मेरे पास एक पार्टी चाहिए यार ऑफर देने के लिए, जिसे मैं ऑफर दूं, और ये इंटेंशन के साथ कि वो हाँ बोले, उसके लिए दूसरी पार्टी तो चाहिए जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि इस पार्टी को मैं ऑफर दे रहा हूं। यस और नो? इसी टॉपिक पे हमें वापस आना है, ये ध्यान में रखो। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, रहने दो ऐसे। फिर फोर्थ टॉपिक क्या है, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, दस डूइंग इज पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग इज निगेटिव एक्ट, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। Nonetheless, both these acts have the same effect in eyes of law. अब कुछ भी करो, मतलब आपने जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, लॉ तो उसे एक ही नजर से देखेगा ना। A offers to sell his car to B for 3 lakhs in act of doing. So in this case, A is making the offer to B. Example 38 ये है कि when A asks B after his car meets with accident with B scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for damages. कोर्ट मत जा, जितना भी खर्चा लगेगा रिपेयर के लिए मैं दे दूंगा। इट इज एक्ट ऑफ नॉट डूइंग, कोर्ट में नहीं जाने के लिए वो पैसे दे रहा है, सेम है। चलो इस टॉपिक को ना मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए ना थोड़ा सा हम आगे आते हैं। इन सारी चीजों को बाईपास करेंगे, ये टॉपिक पे आओ।
क्या लिखा है? इनविटेशन टू ऑफर। समझो, जब भी मैं मॉल में जाता हूं और मुझे दिखता है कि किसी चीज पे ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे फर्निच, यहाँ वहां पे फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा है, वो ऑफर नहीं दे रहा है शॉपकीपर, हम उसे बोलेंगे कि वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। मुझे आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ आओ आओ, मुझे आप ऑफर दो खरीदने का कि मुझे ये चाहिए मशीन, फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा कि यस मैं देना भी चाहता हूं, आप लेके जाओ। फिर तो वन टू वन कम्युनिकेशन हुआ ना शॉप ओनर के बीच में और आपके कस्टमर आपके बीच में, तभी तो दो पार्टी आमने सामने आई, दो पार्टी के बीच में कुछ तो हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। तो ये जो शॉपकीपर ने करा है, ये ऑफर नहीं थी, ये इनविटेशन टू ऑफर था। फिर आप जाके उसको ऑफर देते हो कि भाई मैं ये खरीदना चाहता हूं, क्या ये मुझे कितने में आएगा, कितने में मिलेगा? फिर वो बोलता है कि सर आपको इतने इतने में मिलेगा, फिर वो निगोशिएशन चलता है। सबसे पहले आपने उनको ऑफर दी, किस इंटेंशन के हिसाब से? कि वो हाँ बोलेगा बेचने के लिए, यस और नो? सो ये इनविटेशन टू ऑफर है। सो जब भी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो शॉपकीपर वाला मैंने बोला, ये ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऑफर है या फिर इनविटेशन टू ऑफर है। उस हिसाब से आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। इसलिए ऑफर के जो इसेंशियल हम पढ़ रहे हैं, इसमें उन्होंने लिखा है कि ऑफर तभी वैलिड होगी जब कोई बंदा दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा हो, विथ अ इंटेंशन, विथ अ व्यू कि वो उसे हाँ कर देगा। ठीक है, आपको समझ आया? इनविटेशन और टू ऑफर हम पढ़ लेते शॉर्ट में, फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, फिर जैसे हम धीरे धीरे नीचे आएंगे इसे हम वापस डिटेल में कवर करेंगे। एन ऑफर इज अ डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर क्लियर कट होते हैं, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पर इन्विटेशन टू ऑफर में ऐसा है कि मैंने इन्विटेशन ऑफर दिया, फिर कोई तो कौन आके एक्सेप्ट करेगा? सबके लिए तो खुली है ये ऑफर, यस और नो? Whereas an invitation to an offer is only circulated of an offer. It is an attempt to induce offer. ये attempt क्या है कि कोई आके मुझे ऑफर दे, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। And precedes a definite offer. An invitation to offer is an act. जैसा कि समझो, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि मेरा शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैंने ऑनलाइन स्टोर पे मतलब ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट जो अमेजोन उस पर डाल दिए लिस्टिंग सबकी, ये फ्रिज है इसका प्राइस 23,000 है, ये है इसका प्राइस ये है। तो मैंने क्या, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ऑफर दे दिए? अगर वो मेरे पास स्टॉक में नहीं है तो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं दे ही नहीं सकता हूँ। तो ये चीज को हम क्या बोलेंगे कि मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया, मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, किसके लिए दिखाए? इस इंटेंशन के साथ कि अब ये देखने के बाद आप खुद होके मुझे ऑफर दोगे कि भाई ये मैं खरीदना चाहता हूं, फिर इसके बाद मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ ठीक है मैं आपको ये बेचूंगा, यस और नो? एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये यहां से पढ़ रहा हूं मैं। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। उसके पहले इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? ऑफर मिलने के पहले के एक्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू एन offer does not result in contract and only an offer emerges is in progress of negotiation. इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, ये निगोसिएशन स्टार्ट होते हैं, फिर ऑफर आती है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए आप इन्विटेशन टू ऑफर मतलब आप मॉल में जाके 899 लिखा है और वो बोलता है कि सर गलती से लिख दिया, उसका एक्चुअल प्राइस 999 था, तो आप उसे डिबेट नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं 899 है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, अब तुझे देना ही पड़ेगा। आपने ऑफर दिया उसको कि मुझे ये 899 में चाहिए, अब ये उसके ऊपर है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलिए वापिस आइए, बाकी टेक्स्ट जो है हम बाद में देखेंगे। इसलिए ऑफर में होने के जो इसेंशियल एलिमेंट है ये है द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस
with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. फिर फोर्थ पॉइंट है एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, ये हमने देख लिया अभी जस्ट। सो अब देखो काइंड्स ऑफ ऑफर क्या क्या है। एक्सप्रेस ऑफर है, इम्प्लॉयड ऑफर है, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है। अब ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब सर क्या ये चार अलग अलग टाइप्स है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल, स्पेसिफिक? नहीं। अब आपको समझ में आया होगा कि पहले जो दो टाइप है ये ऑफर कैसे बनी, इसके एंगल से हमें देखना है। दूसरे जो दो पॉइंट्स है वो ऑफर किसके लिए देगी, इसके हिसाब से हमें देखना है। तो ऑफर के जो टाइप्स है अब हम वो कल के लेक्चर में देखेंगे। आज जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है इसे वापस एक बार रिवाइज करो। जो टॉपिक अभी अभी हम नए ताजा ताजा पढ़े उसको आपने नहीं देखा तो भी चलेगा, क्योंकि कल मैं वापस रिवीजन उसकी कराऊंगा, वापस एक बार गो थ्रू उसको कराऊंगा। ठीक है, तो हम आज के लिए यही रुकते हैं। सब रिवाइज करो, वैसा ही जैसे मैंने आपको बोला था कि रिवीजन से ही अपनी नैया पार होने वाली, सिर्फ लेक्चर देख के कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने एंड से पढ़ो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, देखो क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, जो नहीं आ रही है उसे लेक्चर देखो, फिर समझ के लो, फिर वो वर्ड टू वर्ड पढ़ो, फिर देखो अब क्या वो वर्ड्स आपको खुद होके समझाने लगे हैं कि हाँ भाई मैं ये क्या क्या कहना चाहता हूँ। जब ये अंदर से आएगा ना कि मैं पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है और ये क्या कहना चाहता है, तब आप हो जाओगे लॉ के मास्टर। यस और नो? ये आदत बनने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे बनेगी, पर ये बनने के लिए शुरुआत आज से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। ये डिले करके कोई जमेगा नहीं कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, एक चैप्टर होने दो। नहीं, आप 11 12 के बच्चे अब नहीं रहे हो, आप फाउंडेशन में आए हो। फाउंडेशन ये प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत है। खुद को थोड़ा सा बड़ा करो, ग्रोन अप। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ ऑफर हम कल देखेंगे। इसलिए आपको ये लेक्चर देखने के लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।